ऑलराइट, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। नाउ वी विल बी डिस्कसिंग सीए इंटर डायरेक्ट टैक्स में कैपिटल गेन्स। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। कई लोग थोड़े कंफ्यूज रहते हैं, बट ओवरऑल आराम आराम से समझ समझ कर पढ़ेंगे एंड यू कैन फाइंड द लिंक टू दिस पीडीएफ डाउन बिलो। ऑलराइट, आइए स्टार्ट करते हैं। तो कैपिटल गेन एनी, तो कोई भी कैपिटल असेट अगर ट्रांसफर होता है तो कैपिटल गेन लगता है। कोई भी कैपिटल असेट अगर ट्रांसफर होता है तो कैपिटल गेन टैक्स लगता है। अब कैपिटल असेट क्या क्या होता है, ट्रांसफर क्या क्या होता है, आपको ऑलरेडी पता है। तो अभी आइए हम सीधा पढ़ना स्टार्ट करते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड, ठीक है। एफ आई आई फॉरेनर जो सिक्योरिटी होल्ड करते हैं, वो हमेशा हमेशा कैपिटल असेट में काउंट होता है। क्यों? बेसिकली हम और आप एज रेजिडेंट्स जो शेयर्स खरीदते बेचते हैं, अगर हम पैसिव बाय एंड होल्ड इन्वेस्टर्स हैं तो टिपिकली हमारा कैपिटल गेन में जाएगा। अगर हम काफी फ्रीक्वेंटली खरीदते बेचते हैं तो वो स्टॉक इन ट्रेड में जाएगा। अब आपको पता है कैपिटल गेन में टैक्स रेट्स कम है और पीजी बीपी में टैक्स रेट्स ज्यादा है। तो सर हम चाहेंगे कैपिटल गेन दिखाना, सरकार उसको स्टॉक इन ट्रेड में शिफ्ट करना चाहेगी। अब रेजिडेंट से तो लड़ाई कर लेगी सरकार, लेकिन जो नॉन रेजिडेंट्स है उनको इनकरेज करने के लिए सरकार ने सिंपल सा रूल बनाया है कि तुम चाहे रोज खरीद के रोज बेचो, एफआईआई तुम रोज खरीद के रोज बेचो, हम चिक चिक तुम्हारे साथ करेंगे ही नहीं, हमेशा हमेशा कैपिटल असेट ही मानेंगे। तो अगर एफआईआई द्वारा होल्ड करी गई कोई भी सिक्योरिटीज हैं, वो हमेशा हमेशा कैपिटल असेट मानी जाती है। क्या चीजें कैपिटल असेट नहीं होती? आपका स्टॉक इन ट्रेड कभी भी आपका कैपिटल असेट नहीं होता। तो हम और आप है जैसे, हमारे और आपके लिए ज्वेलरी, घर, फ्लैट, प्लॉट, ये कैपिटल असेट होंगे। लेकिन तनिष्क के लिए ज्वेलरी इज अ स्टॉक इन ट्रेड। किसी प्रॉपर्टी डीलर के लिए, किसी बिल्डर के लिए प्रॉपर्टी, फ्लैट, प्लॉट, दैट इज स्टॉक इन ट्रेड। तो जब हम और आप ये बेचेंगे तो कैपिटल गेन लगेगा, पर जब ये लोग ये बेचेंगे तो वो उनके बिजनेस इनकम में काउंट होगा। मूवेबल पर्सनल इफेक्ट्स, ये चीजें कैपिटल असेट नहीं होती। देखिए, जो हम अकाउंट्स में पढ़ते हैं या अदरवाइज सोचते हैं, तो हमको लगता है कि हाँ यार, हमारी गाड़ी, फ्रिज, टीवी, फोन, ये कैपिटल असेट है, क्योंकि अकाउंट्स में वैसी सी डेफिनेशन हम लोग पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। आपकी मूवेबल पर्सनल चीजें कैपिटल असेट नहीं होती, एक्सेप्ट एक्सेप्ट ज्वेलरी, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट। ये कुछ ऐसी चीजें हैं, टिपिकली ज्वेलरी विजुलाइज कर पाएंगे आप अच्छे से। ज्वेलरी मूवेबल पर्सनल असेट होने के बावजूद कैपिटल असेट नहीं होती। ये बाकी कोई चीज, तो टिपिकली जैसे आगे यहाँ पर मेंशन है आपके टीवी, कार, मोबाइल एक्सेट्रा, ये आपके मूवेबल पर्सनल असेट होने के बावजूद कैपिटल असेट नहीं होते। रूरल एग्रीकल्चर लैंड इन इंडिया इज नॉट अ कैपिटल असेट। अगर एग्रीकल्चर लैंड है तो क्वेश्चन में गिवन होगा अर्बन है या फिर रूरल है। लिख लो, अर्बन एग्रीकल्चर लैंड इज अ कैपिटल असेट बट रूरल एग्रीकल्चर लैंड इज नॉट अ कैपिटल असेट। रूरल एग्रीकल्चर लैंड इन इंडिया, अगर आपकी नेपाल में या पाकिस्तान में रूरल एग्रीकल्चर लैंड है, दैट इज ऑल्सो अ कैपिटल असेट। रूरल एग्रीकल्चर लैंड इन इंडिया इज नॉट अ कैपिटल असेट। गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड वगैरह ठीक है, बाकी ये सब नॉर्मल नॉर्मल सी बातें हैं, ठीक है। डेफिनेशन ऑफ ट्रांसफर, देखिए ट्रांसफर पढ़ के हम टिपिकली सोचते हैं बेचना, लेकिन बेचना, एक्सचेंज, ये सारी की सारी चीजें ट्रांसफर के अंदर आती हैं। सेल, एक्सचेंज, रिलिंक्विशमेंट ऑफ द एसेट, एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ एनी राइट, कंपल्सरी एक्विजिशन, अगर आपका कोई एसेट कंपल्सरीली एक्वायर होता है, वो भी वो भी आपके ट्रांसफर के अंदर आता है। अगर आपने अपने कैपिटल एसेट को स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट किया, इसके बारे में हम आगे और डिटेल में पढ़ेंगे। अगर आपने अपने कैपिटल एसेट को स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट किया, टेक्निकली वो एसेट पहले भी आपके पास था, अभी भी आपके पास है, बट स्टिल इट विल बी काउंटेड एज अ ट्रांसफर। फिर अलाउइंग पोजेशन ऑफ एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी टू बी टेकन और रिटेन्ड इन पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, any transaction that is becoming a member of or acquiring shares in a cooperative society। cooperative societies में typically क्या होता है, आपका फ्लैट है, लेकिन टेक्निकली वो फ्लैट आपके नाम पे नहीं है, आप उस सोसाइटी के एक मेंबर है, एंड क्योंकि आप एक मेंबर है इसीलिए आपके पास वो फ्लैट है। टिपिकली जब आप इसको बेचने वगैरह जाएंगे तो आप इसको वो आप इसकी आप फ्लैट नहीं बेच रहे होंगे, आप टेक्निकली स्पीकिंग आप मेंबरशिप बेच रहे होंगे, और मेंबरशिप बेच दी तो फ्लैट बिक गया। तो वही लिखा है कि इट हैज द इफेक्ट ऑफ ट्रांसफरिंग और एनेबलिंग एंजॉयमेंट ऑफ एन इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो ये भी ट्रांसफर माना जाएगा, ठीक है। ऑलराइट, बाकी लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म, तो जैसा कि आपको ऑलरेडी पता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है। तो वो डिपेंड करता है कि वो कितने टाइम तक आपके पास वो सेट था। तो लिस्टेड शेयर्स, यूनिट्स ऑफ यूटीआई, यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड, एंड जीरो कूपन बॉन्ड्स, इन पे तो 1 साल का टाइम है।
मतलब ये खरीदने और बेचने के बीच में अगर 1 साल से कम है तो शॉर्ट टर्म, 1 साल या उससे ज्यादा है तो लॉन्ग टर्म। ये बाकी के सारे एसेट्स पे 2 साल का टाइम है, तो घर, ज्वेलरी, ये सब में 2 साल है। तो प्रैक्टिकली स्पीकिंग आपकी हमारी लाइफ में शेयर्स, म्यूचुअल फंड वगैरह 1 साल का टाइम है और बाकी चीजों में 2 साल का टाइम है। ऑल राइट। ऑलराइट। तो जैसा ठीक है, तो लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म हमने हमने डिस्कस किया। अब इसके बाद आते हैं कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन। कैपिटल गेन निकालना कैसे है? बड़ी सिंपल सादी सी बात है, कितने में बेचा कितने में खरीदा था। आइए देखें, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, कितने में आपने बेचा, बेचने में क्या पैसे लग गए, बेचने में कुछ ब्रोकरेज वगैरह कुछ लग गई, तो उनका डिफरेंस, तो ये आपका नेट सेल कंसिडरेशन हो गया। इसमें से कुछ भी जितने में आपने खरीदा था, और आपकी कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट टिपिकली आपका कैपिटल रिपेयर टाइप की सी चीजें होती है, रेवेन्यू रिपेयर नहीं, वो तो खर्चे में बुक हो गया। कैपिटल रिपेयर टाइप की चीजें टिपिकली आपका कैपिटल रिपेयर में जाता, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट में जाती है। आपने बिल्डिंग खरीदी थी, उस पे आपने 50 लाख रुपए लगा के एक और फ्लोर कंस्ट्रक्ट कर दिया, ये आपका एक कैपिटल, ये आपके कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट वगैरह के अंदर जाता है। तो इस तरीके से आपका कैपिटल गेन निकलता है। सेकेंड प्रोविजो इज इंडेक्सेशन। इंडेक्सेशन बड़ा ही लॉजिकल सी चीज थी। इंडेक्सेशन कुल मिला के ये बोलता है कि भाई, तुमने कोई एसेट खरीदा था बहुत साल पहले, सपोज 2005 में, अब आज के दिन आ गया 2026, मनी लूजेज इट्स वैल्यू, उतनी वैल्यू अब पैसे की नहीं है जितनी पहले थी। तो ये बोलना कि यहाँ पे तब 5 लाख में खरीदा था तो आज भी 5 लाख रुपए माइनस कर दो, उतनी लॉजिकल बात नहीं है। इट शुड बी एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन। अब 23 जुलाई 24 के बाद से इंडेक्सेशन हैज बीन रिमूव्ड। थोड़ा सा है, टैक्स निकालते हुए हम आगे जब आएगा वो पढ़ेंगे। इन जनरल आपके 95% क्वेश्चंस ऐसे होंगे जहां पे कि ट्रांसफर 23 जुलाई 24 के बाद है, तो आपको इन जनरल इंडेक्सेशन के बारे में सोचने की आवश्यकता नहीं है मोस्ट केसेस में। एक आध केसेस आएंगे, एक क्वेश्चन आपके इंस्टीट्यूट की किताब के अंदर भी है जहां पे लैंड थी कन्वर्ट इनटू स्टॉक इन ट्रेड, उस पे फ्लैट बनाए थे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, हम डिस्कस कर लेंगे। ये चीज इंटरेस्टिंग है। असेट एक्वायर्ड बिफोर 1/4/2001, अगर आपके पास कोई असेट 1/4/2001 से पहले का है, तो सरकार ने आपको एक बढ़िया सा सुंदर सा ऑप्शन दिया। सरकार कहती है 1/4/2001 की फेयर मार्केट वैल्यू भी तुम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बना सकते हो। कंपल्सरी नहीं है, बना सकते हो। तो तुम क्या चाहोगे? तुम वो वाला चाहोगे जो कि हायर हो। तो या तो जो तुम्हारी ओरिजिनल कॉस्ट थी वो, या 1/4/2001 की फेयर मार्केट वैल्यू, वो विच एवर इज हायर, वो आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बन जाएगी। अब लोग इसमें धांधली करने लगे, ठीक है, बहुत ही नेचुरल टेंडेंसी है, ज्यादा ज्यादा कॉस्ट दिखाने लगे जिससे कि कम कम गेन दिखे, एटसेट्रा एटसेट्रा। सरकार ने कहा यार बाकियों में तो हम नहीं ज्यादा कुछ कर पाएंगे, हम कर पाएंगे लैंड एंड बिल्डिंग में। लैंड एंड बिल्डिंग के केस में क्या होता है, स्टैंप ड्यूटी वैल्यू, जिसको सर्कल रेट भी कहते हैं, ये अवेलेबल है। तो बेटा बाकियों में तो ठीक है, लेकिन लैंड एंड बिल्डिंग के केस में तुम एफएमवी क्लेम करो, लेकिन दैट एफएमवी कैन नॉट बी हायर देन दी एसडीवी, जो कि 1/4/2001 की रही होगी। तो 1/4/2001 की एसडीवी जो भी रही होगी, उससे ज्यादा आप एफएमवी क्लेम नहीं कर सकते। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इज हायर ऑफ द एक्चुअल कॉस्ट, या आपकी जो फेयर मार्केट वैल्यू है। लेकिन इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में आप एसडीवी से ज्यादा की एफएमवी क्लेम नहीं कर सकते। एफएमवी कैन नॉट एक्सीड दी एसडीवी, ये चीज ध्यान रखिएगा प्लीज। ऑल राइट। 1/4/2001 से पहले की कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट एंटायरली इग्नोर कर दी जाती है, उसके बारे में नहीं सोचा जाता। फर्स्ट प्रोविजो ये रेयरली आप अप्लाई करेंगे बट पढ़ लेते हैं। जब नॉन रेजिडेंट इंडियन कंपनी के शेयर्स खरीदे फॉरेन करेंसी में, तब फर्स्ट प्रोविजो अप्लाई होता है। ये देखा जाता है कि कब खरीदा था, कितने में खरीदा था। ये फिगर आपको टिपिकली दी होगी रुपीज में, आप इसको कन्वर्ट कर लोगे डॉलर्स में या जिस भी करेंसी में उसने खरीदा था। ऐसे जब बेचा होगा, ये फिगर भी आपको टिपिकली दी होगी रुपीज में, आप इसको भी कन्वर्ट कर लोगे डॉलर्स में। इन दोनों का डिफरेंस निकाल लोगे, गेन आ जाएगा डॉलर्स में, फिर इसको आप रुपीज में कन्वर्ट करोगे। ये बोलता है फर्स्ट प्रोविजन। कैसे कन्वर्ट करेंगे सर? ये वाला कन्वर्ट करेंगे आप एवरेज रेट पे। एक बाइंग रेट होता है, एक सेलिंग रेट होता है, उनके एवरेज रेट पे आप कन्वर्ट कर लेंगे। जिस दिन आपने बेचा, ये भी उनके एवरेज रेट पे आप कन्वर्ट कर लेंगे। लेकिन जो गेन आया, गेन को जब कन्वर्ट करेंगे, ये ध्यान दें, ये आप बाइंग रेट पे ही कन्वर्ट करेंगे। इस चीज को प्लीज ध्यान रखिएगा। ऑलराइट, तो यही लिखा है। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को आप एवरेज पे कन्वर्ट कर लेंगे, सेल कंसिडरेशन को भी आप एवरेज में कन्वर्ट कर लेंगे, लेकिन जो गेन निकल कर आएगा वो सिर्फ बी फॉर बाइंग, टीटीबीआर इज टेलीग्राफिक ट्रांसफर बाइंग रेट, आप इन रेट से कन्वर्ट करेंगे। ऑलराइट।
सेवेंथ प्रोविजो एसटीटी। एसटीटी जो है ट्रांजैक्शन पे लगता जरूर है, लेकिन आपको इसको इग्नोर करते हुए चलना है। एज इन खरीदते टाइम 0.2% एसटीटी लग गया, आपको इग्नोर करना है। बेचते टाइम 0.2% एसटीटी लग गया, आपको इग्नोर करना है। फिर इसके बाद है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। इसमें ये चीजें थोड़ी इंटरेस्टिंग है। ये कुछ एसेट्स ऐसे हैं जो कि सेल्फ मेड नेचर के एसेट्स हैं। ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि सेल्फ मेड नेचर वाली सी चीजें हैं। तो अगर कोई चीज सेल्फ मेड टाइप की सी है, तो उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बनाने जाए ना, तो बंदा कितनी भी बना सकता है। बोले मैंने इतने साल खून खून पसीना एक किया, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। सरकार ने वो सारे ऑप्शन खत्म कर दिए। सरकार कहता है भाई ये सेल्फ जनरेटेड असेट की वैल्यू जीरो, ये सेल्फ जनरेटेड असेट्स की वैल्यू जीरो। हाँ, अगर तुमने किसी से खरीदा है, अगर तुमने किसी से खरीदा है, तो जितने में खरीदा है वो खुद से ये बकवास ऐड करनी अलाउड नहीं है। कोई कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट नहीं, कुछ नहीं। तो अगर वो सेल्फ जनरेटेड है, तो जितने में आपने खरीदा है वो, सॉरी सेल्फ जनरेटेड है तो जीरो, और अगर आपने खरीदा है तो जितने में आपने खरीदा है वो। 1/4/2001 की फेयर मार्केट वैल्यू भी लेना आपको अलाउड नहीं है। आइए देखें, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन फॉर सेल्फ जनरेटेड इनटैंजिबल असेट्स फॉर द फॉलोइंग असेट, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इज ऑलवेज निल। इन असेट्स की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जीरो होती है। इफ सेल्फ जनरेटेड, इफ परचेज, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इज द परचेज प्राइस। तो अगर आपने सेल्फ जनरेट करी थी तो फिर जीरो है, अगर आपने परचेज करी थी तो जितने में भी आपने परचेज करी थी। गुडविल और एनी अदर इनटैंजिबल असेट ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, trademark or brand name, right to manufacture, produce, process any article or thing, right to carry on any business or profession, tenancy right, loomars, etc. तो ये वाली चीजें हैं जो अगर आपने परचेज करी थी तो बेसिकली, हाँ जी, हाँ ये रहा। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इज निल इफ सेल्फ जनरेटेड, और अगर आपने परचेज करी थी तो जितने में आपने परचेज करी थी दैट विल बी द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। इनकी 1/4/2001 की एफएमवी भी लेना अलाउड नहीं होता, ये बात आप अलग से भी लिख लीजिएगा। बोनस शेयर्स एंड सिक्योरिटीज, लॉजिकली स्पीकिंग बोनस शेयर आपको फ्री में मिले होते हैं, तो बोनस शेयर्स की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इज जीरो। अगर 1/4/2001 से पहले मिले हुए होंगे, तो अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि 1/4/2001 की एफएमवी लेना भी आपको अलाउड होता है, तो 1/4/2001 की एफएमवी विल बी द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। बाकी हम आगे जाके पढ़ेंगे 112A के बारे में, उसमें अलग ही गेम चलता है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एटसेट्रा का। तो बोनस शेयर सिक्योरिटीज एक्वायर्ड बिफोर 1/4/2001, तो 1/4/2001 की एफएमवी, और अगर ठीक है, और 1/4/2001 के बाद है तो निल। बाकी पीरियड ऑफ होल्डिंग अलॉटमेंट डेट से ट्रांसफर डेट तक गिनना है। 112A अगर अप्लाई होता है तो इसके बारे में हम लोग अलग से आगे जाके पढ़ेंगे। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन फॉर राइट शेयर्स एंड सिक्योरिटीज। राइट शेयर्स आप समझते होंगे, राइट शेयर्स मतलब कंपनी ने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को एक ऑफर दिया कि आप चाहो तो सस्ते में और शेयर्स हमारे खरीद सकते हो। मान लीजिए आपको राइट मिले, तो राइट की खुद की थोड़ी सी वैल्यू होती है। आपको राइट मिला, अब आपको नहीं खरीदना है शेयर, तो आप अपने राइट को रिनाउंस कर सकते हो, आप अपने किसी दोस्त रिलेटिव किसी को सेल कर सकते हो। मान लीजिए मेरे को 100 राइट मिले थे, मेरे को नहीं खरीदने और शेयर, मैंने 4 रुपए के भाव पे वो राइट बेच दिया, तो 100 × 4, 400 रुपए मेरा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो गया। अब जिसने वो राइट खरीदा, 4 रुपए उसने उसने मुझे दिए, और मान लीजिए कंपनी में एक्सरसाइज प्राइस था 150 रुपीज, तो उसने 150 रुपीज कंपनी को दिए टू बाय दैट शेयर। तो 150 एंड 4, 154 उसके हाथ में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बन जाएगा। तो आगे जाके जब वो शेयर बेचेगा, तो कॉस्ट के नाम पे 154 रुपीज माइनस करे जाएंगे। आइए जरा देखें, ऐसा ऐसा कुछ लिखा होगा इधर। तो तो राइट शेयर्स अगर ओरिजिनल बंदे ने ही खरीद लिए तो ठीक है, शेयर की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगी जितने पैसे आपने कंपनी को दिए। अगर आपने राइट रिनाउंस कर दिया तो आपकी कॉस्ट तो जीरो है, बेचा कितने में, जितने में आपने उसको बेच दिया, तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो जाएगा। टिपिकली 2-3 मंथ्स का ही टाइम होता है। अब जिसने वो खरीदा, तो जितने आपने राइट के लिए दिए, जो मेरे एग्जांपल में 4 रुपए थे, और कंपनी को जो दिए, जो मेरे एग्जांपल में 150 रुपीज थे, तो 154 पूरा मिला के कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन उन शेयर्स का बन जाएगा। कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट जो मैंने आपको बताया टिपिकली कैपिटल रिपेयर टाइप की चीजें होती है। कैपिटल रिपेयर 1/4/2001 से पहले की कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट को इग्नोर करा जाता है। 1/4/2001 से पहले की कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट को ऑलमोस्ट एंटायरली इग्नोर करा जाता है। ठीक है, अब इसके बाद आई एक्सेप्शंस। ऑलराइट, अब इसके बाद आती हैं एक्सेप्शंस। तो एक्सेप्शंस में क्या है, हमने पढ़ा था कि ओवरऑल पहले पहले पेज पे पहली लाइन में कि जब ट्रांसफर होगा उस साल टैक्स होगा। अब यहाँ पे कुछ ऐसे केसेस हैं जब ईयर ऑफ ट्रांसफर कुछ और है लेकिन ईयर ऑफ टैक्सेबिलिटी कुछ और है। आइए देखें, ये रहा।
तो नॉर्मली आपने पढ़ा है इट इज चार्जेबल इन द ईयर ऑफ ट्रांसफर, लेकिन स्पेशल सिचुएशन में टैक्सेबिलिटी चेंज हो जाती है। पहला केस है आपने अपने कैपिटल एसेट को स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट किया। अगर आपने अपने कैपिटल एसेट को स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट किया तो ये टेक्निकली ट्रांसफर तो उस साल हो गया जिस साल आपने कन्वर्ट किया, लेकिन आप सोचिए दोस्त, जिस दिन आपने कन्वर्ट किया क्या उस दिन आपके पास कोई पैसे आए हैं? नहीं आए। तो टैक्स मांगेगी सरकार, कहां से दोगे? नॉर्मली क्या होता है, तुमने कुछ बेचा, पैसे आए, उसमें से टैक्स पे कर दिया। यहाँ तो तुमने बस बैठे बैठे बुक्स में चेंज कर दिया कि हाँ भाई ये कैपिटल एसेट था, अभी मेरा स्टॉक इन ट्रेड हो गया। अब तुम बेचारे इस पे टैक्स मांगेगा तो सरकार तुम कहां से टैक्स दोगे? तो सरकार ने इसीलिए बोला कोई टेंशन नहीं है, इस दिन आपने ओरिजिनली एक्वायर करा था, इस दिन आपने उसको कन्वर्ट किया स्टॉक इन ट्रेड में, और इस दिन आपने वो स्टॉक इन ट्रेड बेचा। जिस दिन आपने कन्वर्ट किया आप टेंशन मत लो, उस दिन ट्रांसफर है, बट उस साल टैक्स नहीं लेंगे। जब आपने असली में स्टॉक इन ट्रेड बेच दिया इस दिन, तब तो पैसे आए होंगे सर, तब हम दोनों टैक्स लेंगे। यहां से यहाँ के पर हम कैपिटल गेन लेंगे, और यहां से यहाँ पे आपने इफेक्टिवली स्टॉक इन ट्रेड बेचा है तो यहां से यहाँ के पे हम पीजीबीपी लेंगे। लेकिन दोनों लेंगे इसी दिन, आप घबराओ मत, क्योंकि इस दिन आपको पैसे मिल गए होंगे। ओके सर, थोड़ी सी हमें राहत मिली। एक चीज लेकिन हमें नहीं समझ में आई कि बाइफरकेट कैसे करेंगे। मान लो ओरिजिनली मैंने लिया था 100 में, आज के दिन मैंने बेच दिया 500 में, तो टोटल 400 का गेन है, लेकिन इसको पीजीबीपी और कैपिटल गेन में कैसे बाइफरकेट करेंगे? सेल कंसिडरेशन कितनी मानेंगे कैपिटल गेन की? उसके लिए हम ये देखेंगे कि इस दिन जिस दिन आपने कन्वर्ट करा, इस दिन असेट की फेयर मार्केट वैल्यू कितनी थी। मान लीजिए हाइपोथेटिकली स्पीकिंग इस दिन फेयर मार्केट वैल्यू थी 350 रुपए, बस अभी 350 रुपए उसकी सेल कंसिडरेशन मान ली जाएगी। तो 100 से 350 यानी 250 रुपए आपका बन जाएगा कैपिटल गेन। और अब पीजीबीपी स्टॉक इन ट्रेड की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बन जाएगी 350 रुपए, बेच दिया 500 रुपए में, 150 रुपए पीजीबीपी में जाएंगे। आई होप ये चीज आप लोगों को समझ में आई। यही चीज लिखिए, when a capital asset is converted into stock in trade, it is treated as transfer. However, capital gain is taxable in the year in which stock in trade is sold. जिस साल आप बेचेंगे टैक्सेबल उस साल होगा, कन्वर्जन के ईयर में नहीं। तो यही हुआ, देखो कैपिटल गेन में सेल कंसिडरेशन किसको माना गया? एफएमवी को, जो मैं बता रहा था आपको। इसमें तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट ये सब लेस कर दिया, ये कैपिटल गेन हो गया। और अब ये वही फिगर आपकी इसकी कॉस्ट बन गई। तो आपने अल्टीमेटली स्टॉक जितने में भी बेचा माइनस जो आपकी कॉस्ट थी, उसका डिफरेंस आपका पीजीबीपी इनकम बन गया। कितना मैं आपने बुक्स में रिकॉर्ड किया दैट इज नॉट रेलिवेंट। अगर आपने पार्ट ऑफ स्टॉक इन ट्रेड ही बेचा है तो उतने उतने प्रपोर्शन पे, उतने पोर्शन पे ही कैपिटल गेन वगैरह लगेगा। अब इसका उल्टा केस है, टेक्निकली कैपिटल गेन का पार्ट नहीं है, इसकी ज्यादा टेंशन लेने की आपको आवश्यकता नहीं है, बट पढ़ लेते हैं, मेंशन है तो। स्टॉक इन ट्रेड को अगर आपने कैपिटल एसेट में कन्वर्ट किया, ये पिछले वाले का उल्टा केस हो गया। इसमें जिस साल कन्वर्ट किया उसी साल टैक्सेबल कर दिया जाता है। पहले में तो था कि जब अल्टीमेटली वो बिकेगा तब टैक्सेबल होगा, यहां पर वैसा नहीं है। यहां पे आपने जिस साल कन्वर्ट किया उसी साल टैक्सेबल कर दिया जाता। ठीक है। इसके बाद कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ कैपिटल एसेट। आपका कोई एसेट कंपल्सरली एक्वायर हुआ और अभी आपको शायद पैसे नहीं मिले, तो आपका ट्रांसफर तो उसी साल हो गया जिस साल आपका असेट एक्वायर हुआ, लेकिन टैक्सेबल किस साल में जाके होगा? जिस साल आपको कॉम्पनसेशन और पार्ट देयर ऑफ मिलेगा, क्योंकि तभी तो आपके पास पैसे आए, बिना पैसे आए बेचारे आप कहां से टैक्स दोगे? आइए जरा पढ़े। वेयर कैपिटल एसेट इज कंपल्सरली एक्वायर्ड अंडर एनी लॉ, कैपिटल गेन इज टैक्सेबल इन द ईयर इन विच कॉम्पनसेशन इज रिसीव्ड। ट्रांसफर तो उसी साल हो गया जिस साल आपको वो सेट मिला, आपसे वो सेट छीना गया, लेकिन टैक्सेबल किस साल में होगा? जिस साल आपको कॉम्पनसेशन और पार्ट देयर ऑफ मिलेगा, नॉट इन द ईयर ऑफ कंपल्सरी एक्विजिशन। तो आपको जब इनिशियल कॉम्पनसेशन मिला तो जो भी आपको पैसे मिले माइनस कॉस्ट वगैरह, वहां से आपका कैपिटल गेन निकल आएगा। अब इन्होंने देखा कि प्रैक्टिकली इसमें हमेशा हमेशा लोग आगे केस वगैरह फाइल करते हैं कि नहीं हमें तो और पैसे चाहिए, हमें तो कम पैसे मिले, एटसेट्रा एटसेट्रा। उस चीज को टिपिकली एनहांस कॉम्पनसेशन बोलते हैं। तो आपने केस करा एनहांस कॉम्पनसेशन वगैरह का। एनहांस कॉम्पनसेशन कब कैसे टैक्सेबल होता है? जिस साल आपको एनहांस कॉम्पनसेशन मिला या कोर्ट का फाइनल ऑर्डर आया, विच एवर इज लेटर, मतलब कोर्ट का फाइनल ऑर्डर भी आ जाना चाहिए एंड पैसे रिसीव भी हो जाने चाहिए। एक ही चीज हो, फाइनल ऑर्डर आ गया, पैसे नहीं मिले, नॉट टैक्सेबल। पैसे मिल गए लेकिन फाइनल ऑर्डर नहीं आया, नॉट टैक्सेबल। दोनों चीजें हो जानी चाहिए, फाइनल ऑर्डर भी आ जाए और आपको एनहांस कॉम्पनसेशन भी रिसीव हो जाए। दोनों में से विच एवर इज लेटर जब होगा तब जाके आपके ऊपर टैक्स लगेगा। इसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन तो कुछ नहीं होगी, क्योंकि वो तो ओरिजिनल कॉम्पनसेशन, ओरिजिनल गेन निकालने में ही आप माइनस कर चुके होगे। लेकिन क्या माइनस करा जाएगा? लिटिगेशन एक्सपेंसेस, जो आपके
खर्चे, जैसे वकील वगैरह के जो खर्चे लग गए होंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एक और चीज होती है, एनहांस कॉम्पनसेशन के साथ आपको टिपिकली इंटरेस्ट भी मिलता है, इंटरेस्ट ऑन एनहांस कॉम्पनसेशन। इंटरेस्ट ऑन एनहांस कॉम्पनसेशन, जैसा आपको अदरवाइज पता होगा, इंटरेस्ट वगैरह आईएफओएस, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर टैक्सेबल होता है। इस पे आपको 50% की डिडक्शन मिलती है, तो आधा ही अमाउंट एक्चुअली में टैक्सेबल होता है। आइए जरा देखें की पॉइंट्स। Compensation received in installments. Initial compensation taxable in the year of first installment received. Enhanced compensation taxable as and when received. अगर आपको इंटरिम ऑर्डर ऑफ कोर्ट मिला है, मतलब फाइनल ऑर्डर से नहीं मिला है, तो अभी टैक्सेबल नहीं होगा। जब फाइनल ऑर्डर पास होगा तभी मिलेगा। जो लेट कॉम्पनसेशन पे जो इंटरेस्ट है वो आईएफओएस के अंदर टैक्सेबल है। जैसा मैंने आपको बताया, इस पे आधी डिडक्शन मिलती है, तो आपको 10 लाख रुपए का इंटरेस्ट मिला तो आधा यानी 5 लाख ही टैक्सेबल होगा, बाकी 5 लाख टैक्सेबल नहीं होगा। बाकी की काफी रेगुलर सी बातें। अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड, अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड, रूरल एग्रीकल्चर लैंड तो कैपिटल एसेट है ही नहीं। अर्बन एग्रीकल्चर लैंड अगर कंपल्सरी एक्वायर होती है तो वो एग्जेम्प्ट होती है, इट इज नॉट टैक्सेबल। ठीक। फिर इसके बाद आई आई आपकी लास्ट एक्सेप्शन। आपका अगर कोई कैपिटल एसेट डिस्ट्रॉय होता है तो, कैपिटल एसेट डिस्ट्रॉय हुआ तो ट्रांसफर तो उसी साल हो गया जब कैपिटल एसेट डिस्ट्रॉय हुआ, लेकिन टैक्सेबल किस साल में होगा, जब आपको इंश्योरेंस क्लेम एक्सेट्रा मिलेगा। क्योंकि अगेन एसेट डिस्ट्रॉय हुआ, कोई पैसे तो आपको नहीं मिले, तो आप बेचारे टैक्स कहां से भरेंगे। When a capital asset is destroyed due to fire, flood, earthquake, tsunami, riot, civil disturbance, enemy action, or other natural calamity, capital gain arises in the year in which insurance claim is received. If no insurance claim is received, no capital gain will arise. Full value of consideration, ठीक है, तो वही जितना भी आपको इंश्योरेंस क्लेम मिला, तो ये इसकी एक छोटी सी समरी है। और फिर इसके बाद ये कुछ खास रेलिवेंट नहीं है, ये कुछ असेट्स हैं, इन पे हमेशा हमेशा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ही होता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इन पे नहीं होता। जितना भी पीरियड ऑफ होल्डिंग हो, हमेशा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में ही काउंट करा जाता है। किस किस पे, बेसिकली स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड, मार्केट लिंक डिबेंचर, अनलिस्टेड बॉन्ड और डिबेंचर पे हमेशा हमेशा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ही होता है। ठीक है। स्लम सेल, स्लम सेल एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। स्लम सेल के अंदर आइडिया कुछ ऐसा है कि पूरी की पूरी यूनिट आपने बेच दी, कोई फैक्ट्री बेच दी, कोई डिवीजन बेच दिया। अब इसके अंदर सोचो तो बहुत सारे असेट्स हैं, बहुत सारे असेट्स हैं, कितनी मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग, क्या 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 नहीं होगा, स्टॉक इन ट्रेड वगैरह भी होगा। लेकिन लेकिन ये एज अ होल बेचा है आपने फॉर अ सिंगल प्राइस, तो ये पूरा का पूरा एक ही साथ टैक्स करा जाता है। ऐसा नहीं होता कि आप इंडिविजुअल असेट पे गेन वगैरह निकालते हैं, आप पूरा का पूरा एज अ होल ही निकाल के टैक्स कर देते हैं। तो इसलिए स्लम सेल का कंसेप्ट आया। स्लम सेल के केस में आपको करना होता है सेल कंसिडरेशन माइनस नेट वर्थ। सेल कंसिडरेशन दो एफएमवीज होती हैं, उनमें से हायर ऑफ द टू होता है, और नेटवर्थ जैसे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बोलते हैं, यहाँ पे बोलते हैं नेटवर्थ। आइए जरा पढ़ते हैं, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। Slum sale means the transfer of entire undertaking or division for a lump sum consideration without assigning individual values to the assets and liabilities transferred. तो full value of consideration जो भी आपकी FMV1 और FMV2 में से whichever is higher। ये क्या होता है, आइए मैं आपको अभी एक्सप्लेन करूं। FMV1 होता है जो जो आपने दिया उनकी सबकी फेयर मार्केट वैल्यू। तो आपने 5 मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग, जो जो दिया सबकी फेयर मार्केट वैल्यू निकालेंगे, सबको ऐड कर देंगे, वो होता है FMV1। जो जो आपने दिया उनकी सबकी फेयर मार्केट वैल्यू। FMV2 जो जो आपको मिला, मोस्टली आपको मिले होंगे पैसे, 40 लाख रुपए मिल गए, तो FMV2 हो गए 40 लाख। क्वेश्चन में 40 लाख रुपए और ये दो मशीनरी मिल गई, तो उन दो मशीनरी की FMV प्लस 40 लाख रुपए, ये मिला के FMV2 होता है। तो FMV1 क्या था, जो जो आपने दिया उनकी सबकी फेयर मार्केट वैल्यू। FMV2 किसको बोलते हैं, जो जो आपको मिला उनकी सबकी फेयर मार्केट वैल्यू। तो ये होते हैं आपके FMV1 और FMV2, इनमें से विच एवर इज हायर इज डीम टू बी द सेल कंसिडरेशन। माइनस कुछ ट्रांसफर एक्सपेंसेस लग गए, ठीक है। इसमें कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के नाम पे नेट वर्थ माइनस होता है। अभी नेट वर्थ क्या होता है हम पढ़ेंगे, सिंपल भाषा में ये होता है इंडिविजुअल असेट्स की WDV। इंडिविजुअल असेट्स की WDV उसको नेट वर्थ बोलते हैं, नेट वर्थ ऑफ अंडरटेकिंग। जो उसको लेस कर देंगे तो शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकलेगा। शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कैसे डिसाइड होता है, लाइफ ऑफ द यूनिट से। डजंट मैटर कि आपके जो असेट्स हैं वो रिसेंट है, लेकिन अगर ओवरऑल यूनिट पुरानी है तो वहां से उस हिसाब से लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म होता है। नेटवर्थ कैसे निकाली जाएगी, तो जो डेप्रिशिएबल असेट्स हैं उनकी WDV निकालेंगे एज पर इनकम टैक्स एक्ट। इनकम टैक्स एक्ट में ईयर एंड पे ही डेप्रिसिएशन होता है, तो जितने 31 मार्च कवर हो गए
उतने ही सालों का आपको डेप्रिसिएशन लेना है। अगर कोई एसेट 15 मार्च को स्लम सेल हुई है, उस साल का डेप्रिसिएशन काउंट नहीं होगा। ध्यान रखिएगा, डेप्रिसिएशन में जो इनकम टैक्स में जो डेप्रिसिएशन होता है वो ईयर एंड पे ही बुक करा जाता है। अदर असेट्स एट बुक वैल्यू, लायबिलिटीज एट बुक वैल्यू, नेटवर्थ। एक चीज ध्यान रखिएगा, रीवैल्यूएशन इन जनरल पूरे टैक्स में ही इग्नोर करके चलते हैं, निगेट करके चलते हैं। रीवैल्यूएशन आप थोड़ा सा समझिए, अकाउंट्स वालों का कंसेप्ट है। वो लोग कहते हैं ट्रू एंड फेयर वैल्यू दिखानी है, टैक्स वाले ऐसा कुछ नहीं कहते। टैक्स वाले सिंपली बोलते हैं भाई कितने में खरीदा था, कितने में बेचा। तो रीवैल्यूएशन आपको इग्नोर करना है। क्वेश्चन में दिया हुआ होगा लैंड की वैल्यू 200 लाख और इस साइड रीवैल्यूएशन रिजर्व विद रिस्पेक्ट टू लैंड 150 लाख। तो मतलब 200 लाख तो अब वैल्यू है, लेकिन 150 लाख थी, मतलब 150 लाख तो बढ़ा रखी है, सॉरी। तो इधर 50 लाख ही उसकी वैल्यू मानी जाएगी। इस चीज को आप देखते हुए चलिएगा। तो वही लिखा है, रीवैल्यूएशन शेल बी इग्नोर्ड। अगर नेटवर्थ नेगेटिव हो जाती है तो आप उसको नील लेकर चलेंगे। 3580, 3580 आपने पीजी बीईपी के अंदर पढ़ा है, स्पेसिफाइड बिजनेस बोलते हैं, वो जो 12-13 बिजनेसेस है। इसमें क्या होता है, इसमें आपको पहले ही साल में कैपिटल एसेट पे 100% डिडक्शन मिल जाती है। तो क्योंकि आपने ऑलरेडी उस पर 100% डिडक्शन ले ही रखी है, डब्ल्यूडीवी प्रैक्टिकली जीरो है, तो इसीलिए आपको इनकी वैल्यू नेटवर्थ निकालने में नील लेके चलने हैं। स्टॉक इन ट्रेड वगैरह भी बिका होगा, लेकिन स्टॉक इन ट्रेड वगैरह को भी कैपिटल गेन में ही यहाँ पे काउंट करना है। नीचे FMV1 FMV2 मेंशन है। FMV1 क्या था, जो जो आपने दिया, जो मैंने बताया था आपको, जो जो आपने दिया उनकी सबकी फेयर मार्केट वैल्यू। और FMV2 क्या है, जो जो आपको मिला उनकी सबकी फेयर मार्केट वैल्यू। तो आई होप यहां से आप लोगों को स्लम सेल का एक थोड़ा सा रिविजन हुआ। ऑलराइट, अब आइए चलते हैं सेक्शन 50C। 50C बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है सेक्शन 50C। ऑलराइट, तो जैसे आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा आसपास देख तो खा के कि लैंड एंड बिल्डिंग में कैश का बहुत चलता है, और इस चीज को थोड़ा ठीक करने के लिए सरकार ने ये इंट्रोड्यूस किया। सरकार ने लैंड एंड बिल्डिंग वगैरह पे अप्लाई होता है, लैंड एंड बिल्डिंग बिंग कैपिटल असेट। सरकार ने इन जनरल असाइन कर रखी है स्टैंप ड्यूटी वैल्यू टू वेरियस रीजन्स। आप कोई लैंड एंड बिल्डिंग बिंग कैपिटल असेट बेचो, आप स्टैंप ड्यूटी वैल्यू या उतने से ज्यादा पे बेचो, सरकार को कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि फिर तुमने जेन्युइन प्राइस पे बेचा है। स्टैंप ड्यूटी वैल्यू एक हिसाब से उस एरिया का एक मिनिमम प्राइस होता है, तुमने उससे ज्यादा पर बेचा, सरकार को कोई दिक्कत नहीं है, तुमने सच ही बोला। तो जो तुम सेल कंसेशन क्लेम कर रहे हो वही सही है। या चल तूने थोड़ा सा कम भी बोल दिया, हो सकता है तेरे फ्लैट में प्लॉट में कोई दिक्कत हो, आगे पानी भरता हो, पीछे गड्ढा हो, कुछ हो, तो तेरे में थोड़ा सा कम भी पॉसिबल है। तो ये देखते हैं कि तुमने सेल कंसिडरेशन क्लेम करी, मान लो 95 लाख, उसका 110% कर दो। एसडीवी अगर क्रॉस हो गई, मान लो एसडीवी 100 थी, तुमने क्लेम किया 95, 95 का 110% किया, ये क्रॉस हो गया, 104.5 आ गया, तो ये क्रॉस हो गया, तब भी तुम सच्चे। बट मान लो एसडीवी थी 100, तुमने क्लेम किया 80, 80 का 110% भी किया तो 88 हुआ, इट हैज नॉट रीच 100, तो तुम झूठे। तो या तो तुम एसडीवी से ज्यादा पे करो सेफ, वरना जो भी तुम सेल कंसिडरेशन क्लेम करो उसका 110% कर दो, एसडीवी रीच हो जाए तुम सेफ। अगर नहीं हो एसडीवी रीच तो तुम झूठे, और झूठे हो मतलब, तो फिर उस केस में तुम्हारी सेल कंसिडरेशन को गायब कर दिया जाएगा, जो एसडीवी है वही सेल कंसिडरेशन मानी जाएगी। तुम जो भी बोल रहे हो वो झूठ है, एसडीवी सेल कंसिडरेशन मानी जाएगी। आइए एक बार देखें। तो इन केस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी हेल्ड एज कैपिटल एसेट, इफ एसडीवी assessable by stamp valuation authorities more than 110% of the consideration, तो आपने फिर झूठ बोला है, then such SDV shall be deemed as full value of consideration। अगर आपको लगता है कि यार उस एरिया की एसडीवी तो बहुत ही ज्यादा डिक्लेयर कर रखी है, तो वैल्यूएशन ऑफिसर को रेफर कर दो, वैल्यूएशन ऑफिसर या एसडीवी व्हिचएवर इज लोअर, उस हिसाब से आपका असेसमेंट कर दिया जाएगा। अब काफी बारी क्या होता है दोस्तों, प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन जैसा आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा, थोड़े लंबे चलते हैं, 2 3 4 5 महीने चलता है। ब्लिंकिट वाली चीज नहीं है, मंगाया और 5 मिनट में आ गया, वो वाली चीज नहीं है। तो अब क्या होगा, अगर मान लो डेट ऑफ अग्रीमेंट कुछ थे, डेट ऑफ ट्रांसफर कुछ और है, इस बीच में एसडीवी चेंज हो गई, अब अब भैया कैसे लें, पुरानी ले, नई ले, क्या लें? आइए लॉजिक लगाता है। बेसिकली तुमने तो डेट ऑफ अग्रीमेंट के दिन जो फिक्स कर लिया, आइडियली यू विल स्टिक टू दैट। तो डेट ऑफ अग्रीमेंट के, वैसे सरकार कहती है डेट ऑफ ट्रांसफर की एसडीवी लो, लेकिन डेट ऑफ अग्रीमेंट की भी लेनी अलाउड है। कब अलाउड है? जब तुम प्रूव कर दो जेन्युइन अग्रीमेंट था। अब जेन्युइन अग्रीमेंट कैसे प्रूव करें? तुम झूठे अग्रीमेंट बनाते हो,
तो अगर बैंकिंग चैनल के थ्रू कुछ टोकन अमाउंट ट्रांसफर कर रखा है तो मतलब उस दिन जेन्युइन अग्रीमेंट था। और अगर उस दिन जेन्युइन अग्रीमेंट था मतलब बैंकिंग चैनल के थ्रू कुछ पैसे ट्रांसफर हुए हैं तो डेट ऑफ अग्रीमेंट की एसडीवी भी ले सकते हैं। इस चीज का ध्यान रखिएगा प्लीज। तो यही यहाँ पे लिखा गया है। Alright. फिर 50 CA में के अंदर कुछ है नहीं। अनकोटेड शेयर्स अगर आपने बेचे एफएमवी से कम पे देन एफएमवी विल बी डीम्ड टू बी द सेल कंसिडरेशन। 50D अगर कुछ और केसेस में आप कंसिडरेशन नहीं आइडेंटिफाई कर पाते तो जो भी एफएमवी है वही सेल कंसिडरेशन मान ली जाएगी। एडवांस मनी फोरफीटेड, एडवांस मनी फोरफीटेड, इसमें एक तारीख अच्छे से आप लोग याद रखिए प्लीज। 1/4/14, 1/4/14, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस केस। अगर 1/4/14 से के बाद अगर कोई एडवांस मनी फोरफीट करा गया है तो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज बनता है। 1/4/14 के बाद अगर एडवांस मनी फोरफीट हुआ तो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज बनता है। 1/4/14 से पहले क्या होता है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में से माइनस कर दिया जाता है। तो मान लीजिए कोई क्वेश्चन होता है कि 2005 में कोई घर खरीदा था, मान लीजिए 10 लाख का, 2012 में उस पे किसी ने 50,000 रुपए एडवांस लिया, फिर वो फोरफीट कर दिया, वापस नहीं किया, तो फिर उस केस में उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन रिवाइज होकर 9.5 लाख बन जाएगी। ठीक है, एडवांस मनी मतलब कोई आप डील कर रहे थे बेचने की, आपने एडवांस मनी लिया, फिर आगे जाके वो डील वर्कआउट नहीं हुई, आपने वो पैसे भी नहीं वापस करे, इसको एडवांस मनी फोरफीटेड बोला जाता है। तो अगर 1/4/14 के बाद किया है तो आईएफओएस में जाता है, 1/4/14 से पहले किया है तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से माइनस कर दिया जाता है। इसमें एक अजीब सा लूपहोल था, अभी भी है, कि अगर वो एडवांस मनी आप ही ने फोरफीट किया है तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में से कम होता है। मान लीजिए प्रीवियस ओनर्स ने फोरफीट करा था तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से कम नहीं होता। मतलब सपोज आपके फादर ने खरीदा था 10 लाख में, उन्होंने एडवांस मनी फोरफीट किया था, अब आज के दिन आपने बेच दिया वो, तो आपने एडवांस मनी फोरफीट करा था क्या? नहीं, प्रीवियस ओनर ने किया था, तो वो आपकी कॉस्ट से कम नहीं करा जाएगा, आपकी कॉस्ट अभी भी 10 ही लाख रुपए रहेगी। आइए जरा देखें। इफ एनी if any advance money, token money, earnest money is forfeited by the assessee as present owner before 1/4/14, it shall be reduced from cost of acquisition। तो वो रिड्यूस कर दिया जाएगा, जो मैंने आपको बताया कि 1/4/14 से पहले अगर कोई एडवांस मनी फोरफीट होता है तो वो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में से माइनस कर दिया जाता है। These provisions apply only in case of forfeitures done by the present owner. Any forfeiture done by a previous owner is not considered। जो मैं आपको बता रहा था कि सपोज आपके फादर ने कुछ एडवांस मनी फोरफीट करा था तो वो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से लेस नहीं होता। फिर वही 1/4/14 के बाद, 1/4/14 के बाद अगर एडवांस मनी फोरफीट करा गया है तो फिर वो आईएफओएस में सीधा टैक्सेबल कर दिया जाता है। अब इसके बाद आया सेक्शन 47, ये भी आप थोड़ा बहुत याद कर सकते हैं, बहुत ही कॉमन सेक्शन है। सर्टेन ट्रांजैक्शंस नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि टेक्निकली स्पीकिंग ट्रांसफर मतलब ट्रांजैक्शन है, ट्रांसफर है, एक एंटिटी से दूसरी एंटिटी में गया, लेकिन उसे ट्रांसफर नहीं माना जाता। ट्रांसफर नहीं माना जाता इसीलिए उस पर टैक्स भी नहीं लगता। फॉर एग्जाम्पल, सपोज आपके पेरेंट्स ने आपको कुछ गिफ्ट किया, टेक्निकली तो एक एंटिटी से दूसरी एंटिटी में चला गया, तो टेक्निकली उस पर कैपिटल गेन लगना चाहिए, लेकिन इस पे कैपिटल गेन लगेगा तो फिर तो कैसे चलेगा। तो इसीलिए उस एक सरकार ने सेक्शन बनाया, सेक्शन 47, कि भाई इन ट्रांजैक्शन पे टैक्स ही नहीं लगाएंगे, टेंशन मत लो। तो आपके हाथ में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितनी होगी? जितने में आपके पेरेंट्स ने वो खरीदा था। आपके हाथ में पीरियड ऑफ होल्डिंग कितनी मानी जाएगी? जितने में आपके पेरेंट्स ने वो जब वो लिया था। तो कुल मिला के जब जिसने लिया था वो माना जाएगा आप ही ने तब लिया था। अभी हम देखते हैं। तो द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस आर नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर एंड देयरफॉर नो कैपिटल गेन विल अराइज। क्या? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल एसेट ऑन पार्शियल और टोटल पार्टीशन ऑफ एचयूएफ। जब एचयूएफ पार्टीशन होता है तो उसके एसेट्स मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाते हैं, इट विल नॉट बी रिगार्डेड एज ट्रांसफर। किसी इंडिविजुअल ने या एचयूएफ ने किसी को गिफ्ट वगैरह दिया, इट विल नॉट बी रिगार्डेड एज ट्रांसफर। सामने वाले के हाथ में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगा? जो पिछले वाले के हाथ में था। पीरियड ऑफ होल्डिंग क्या होगी? जो पिछले वाले के हाथ में थी। होल्डिंग ने सब्सिडरी को दिया, होल्डिंग ने सब्सिडरी को दिया या सब्सिडरी ने होल्डिंग को दिया, इट विल ऑल्सो नॉट बी रिगार्डेड एज ट्रांसफर, प्रोवाइडेड दो कंडीशन हो। क्या? एक 100% होल्डिंग हो, एक कंडीशन है कि 100% होल्डिंग हो, और दूसरी कंडीशन क्या है? जिसको मिले वो इंडियन हो। एक कंडीशन है 100% होल्डिंग हो और दूसरी कंडीशन है जिसको मिले
वो इंडियन हो, चाहे होल्डिंग चाहे सब्सिडरी, बट जिसको मिले वो इंडियन हो। हम ये नहीं चाहते असेट इंडिया से बाहर भी जाए, हम टैक्स का भी एडवांटेज दे दें, ना बेटा, असेट इंडिया आए तो हम टैक्स का एडवांटेज देंगे। ऐसे ही अमेलगमेशन के केस में, तो अमेलगमेशन का अगर केस है तब भी हम यही चाहते हैं कि जो अमेलगमेटेड कंपनी है, जो नई रिजल्टिंग कंपनी है, दैट शुड बी एन इंडियन कंपनी। ऑलराइट। फिर ऐसे ही डीमर्जर के केस में, डीमर्ज हुआ, असेट्स ब्रेक हुए, तो जो रिजल्टिंग कंपनी है उसके हाथ में इट विल नॉट बी रिगार्डेड एज अ ट्रांसफर प्रोवाइडेड वो इंडियन हो। फिर काफी बारी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स डिबेंचर्स वगैरह होते हैं, तो बॉन्ड्स वगैरह अगर कन्वर्ट करे जाएं शेयर्स में, इट विल नॉट बी रिगार्डेड एज ट्रांसफर। ऐसे प्रेफरेंस शेयर्स इक्विटी में कन्वर्ट हो, नॉट रिगार्डेड एज अ ट्रांसफर, एटसेट्रा एटसेट्रा। बड़ी सिंपल सिंपल सी नेचुरल नेचुरल सी बात है। इसमें एक रिवर्स मॉर्गेज वाली चीज थोड़ी इंटरेस्टिंग है, आइए इसको डिस्कस करते हैं। इंडिया में देखा गया है कि ना काफी मेंटल टारगेट होता है हमारा कि अपना घर हो, अपना घर हो, काफी एक एम होता है। तो प्रैक्टिकली सरकार ने ये देखा गया, थोड़े बूढ़े बूढ़े कपल्स, बूढ़े बूढ़े लोग, उनके पास ना रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, तो उस चक्कर में रेगुलर लाइफ में काफी दिक्कत आती है। लेकिन अपना घर है, लेकिन अपना तो मतलब टेक्निकली एसेट रिच तो हो आप, लेकिन आपके पास उतने रेगुलर इनकम नहीं है, तो पैसे होने के बावजूद यू आर नॉट लिविंग द बेस्ट लाइफ, या नॉट लिविंग अ वेरी रिस्पेक्टेबल लाइफ। तो ऐसे में सरकार ने कहा हम ऐसा करते हैं, आप वो असेट हमें गिरवी रख दो बैंक के पास, रहो आप उसी में, आप ही का घर है, बट वो एक बारी को गिरवी रख दो बैंक के पास, उसके अगेंस्ट ले लो लोन। चाहे एक साथ ले ले सकते हो, चाहे तोड़ तोड़ के मंथली इंस्टॉलमेंट्स टाइप में लेते जाओ, डिपेंडिंग ऑन वो घर कितने का है, क्या लाइफ है, उस हिसाब से हम वो देंगे। जब आपने इनिशियली गिरवी रखा, नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर। जो आपको ये छोटे छोटे अमाउंट्स मिले, नॉट रिगार्डेड एज इनकम, बिकॉज दिस इज लोन। बाद में जब नहीं रहेंगे वट एवर, तो बैंक एयर जो होगा, एयर वारिस, उसको ऑप्शन देगी कि चाहे तो भाई तू ले ले घर और लोन चुका दे, या फिर हम घर बेच देते हैं, जो पैसे आएंगे उससे हम अपना लोन रिकवर कर लेंगे, बाकी के पैसे तेरे को दे देंगे, तभी वो सिर्फ ट्रांसफर होगा। अदरवाइज बाकी स्टेजेस पे वो ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। ये होती है स्कीम ऑफ रिवर्स मॉर्गेज। अमेलगमेशन वगैरह की डेफिनेशन ठीक है। अमेलगमेशन में हमने बात कर ली कि सिंपली द अमेलगमेटेड कंपनी शुड बी एन इंडियन कंपनी, कोई दिक्कत नहीं। इन्वेस्टर के हाथ में क्या होता है, मान लीजिए ए प्लस बी मिलके कंपनी सी बन गए, आपके पास कंपनी ए के शेयर पड़े थे, अब वो ए के शेयर आपके से हटके अब आपके पास सी के शेयर आ गए, तो सी की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आपके लिए क्या होगी, वही जो ए की थी। सी की पीरियड ऑफ होल्डिंग आपके लिए क्या होगी, वही जो ए की थी। ठीक है, अब आया डी मर्जर, कि एक कंपनी थी, आपके पास के शेयर थे, वो कंपनी दो में टूट गई। एक एग्जांपल देखते हैं, मान लीजिए पेन लिमिटेड एक कंपनी थी, कंपनी बड़ी हुई बड़ी हुई बड़ी हुई, आगे जाके इतनी बड़ी हुई कि इसमें से कैप लिमिटेड निकल के एक नई कंपनी बन गई, तो पेन लिमिटेड अभी भी है, कैप लिमिटेड एक और कंपनी बन गई। अभी कैप लिमिटेड के शेयर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को बांटे जाएंगे, क्योंकि वो पूरी पेन लिमिटेड के ओनर थे, तो अगर उसका कोई एक सब पार्ट निकल के अलग से बन गया, उसके भी ओनर वही लोग होंगे। अभी कैप लिमिटेड के शेयर इफेक्टिवली एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को फ्री में मिल जाएंगे, लेकिन इसकी कॉस्ट क्या होगी, इट इज नॉट एक्चुअली फ्री। जो जितने में मैंने पेन लिमिटेड का शेयर खरीदा था, तब मैंने उसमें छुपा हुआ इफेक्टिवली कैप लिमिटेड का भी शेयर खरीदा था। सपोज ये कंपनी थी जब मैंने वो खरीदा, अब आगे जाके ये कंपनी दो में टूट गई, तो मैं दोनों का मालिक था, तो जब मैंने ओरिजिनल कंपनी भी खरीदी थी, तो मैंने इफेक्टिवली उसमें छुपी हुई कैप लिमिटेड भी खरीदी थी। तो कैप लिमिटेड का पीरियड ऑफ होल्डिंग क्या होगा, वही जो ओरिजिनल पेन लिमिटेड का पीरियड ऑफ होल्डिंग था। कैप लिमिटेड की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी, आपके पेन लिमिटेड की ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को दो भाग में डिवाइड कर दिया जाएगा। जिस रेशो में कैप लिमिटेड निकल के नेटवर्थ टाइप से निकल के नई कंपनी बनी है, उसी रेशो में आपके कॉस्ट को डिवाइड कर दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, सपोज जिस दिन ब्रेकअप हुआ, ब्रेकअप उस दिन पेन लिमिटेड 1,000 करोड़ की थी, अब इसमें से निकल के कैप लिमिटेड बन गई 200 करोड़ की। आपने ओरिजिनल शेयर पेन लिमिटेड का खरीदा हुआ था, मान लो वट एवर 580 रुपए का। अब इस 580 को डिवाइड कर दिया जाएगा 200:800 में, 800 आया समझ में, 1,000 करोड़ की वो टोटल थी, उसमें से 200 निकल गए, तो 800 करोड़। तो इस रेशो में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को डिवाइड कर दिया जाएगा, इतना प्रोपोर्शन, यानी 580 इंटू 2/10, ये हो जाएगी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ कैप लिमिटेड।
एंड 800 एंड 580 इंटू 8/10, ये आपकी बच जाएगी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन पेन लिमिटेड के शेयर की। ऑल राइट, तो ओके, तो ये एक सर्टेन एक्सटेंट तक हमारा पोर्शन समाप्त होता है। ये स्लाइटली डिस्कनेक्टेड पोर्शन है, आइए हम इसको डिस्कस करते हैं। इन केस ऑफ लिक्विडेशन, तो अगर कोई कंपनी बंद हो जाती है, अगर कोई कंपनी बंद हो जाती है, आपके पास ए लिमिटेड के शेयर्स थे, आपके पास ए लिमिटेड के शेयर्स थे, ये कंपनी बंद हो गई। अब जब कंपनी बंद होगी तो लिक्विडेट होके जो असेट्स पैसे वगैरह बनेंगे वो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाएंगे, और जो आपके पास शेयर थे उन शेयर की वैल्यू खत्म हो जाएगी क्योंकि कंपनी ही बंद हो गई। अब तो एक डीम डिविडेंड का एक सेक्शन होता है 222C, ये आपने आईएफओएस के अंदर पढ़ा होगा। सी सी माने क्लोजर। तो जब कंपनी बंद हो जाती है तो जो पैसे डिस्ट्रीब्यूट करे जाते हैं वो डिविडेंड मान लिया जाता है टू द एक्सटेंट ऑफ अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स वेदर कैपिटलाइज्ड और नॉट। बाकी हम आईएफओएस के टाइम पे डिस्कस करेंगे। सिंपल भाषा में, जितना आपके रिजर्व्स पर शेयर होता है इफेक्टिवली उतने अमाउंट तक आपका डीम डिविडेंड बन जाता है बुक्स के हिसाब से। तो जो आपको पैसे मिले उसमें से पहले तो कुछ पोर्शन 222C में डिविडेंड बन गया होगा, तो जितना पोर्शन डिविडेंड बन गया वो आपके हाथ में डिविडेंड के तहत आईएफओएस में टैक्सेबल कर दिया जाएगा। बाकी का जो पैसा आपको मिला वो क्या है, वो इफेक्टिवली सेल कंसिडरेशन है। आइए मैं एक एग्जांपल लेके आपको बताता हूं। मान लीजिए आपने शेयर खरीदा था 100 रुपए का, आज के दिन कंपनी लिक्विडेट हुई, आपको 500 रुपए मिले पर शेयर। अब हम देखेंगे कि इसमें से डीम डिविडेंड कितना है, तो उसके लिए मतलब हम देखेंगे रिजर्व्स पर शेयर कितना है। क्वेश्चन में आपको गिवन है कि इसमें से 150 रुपीज डीम डिविडेंड है, तो जो 500 मिले उसमें से 150 रुपए तो डिविडेंड हो गया, ये आपका डिविडेंड में आईएफओएस में टैक्सेबल हो जाएगा। बच गए कितने, 350 रुपए। ये 350 रुपए तुम्हारी इफेक्टिवली सेल कंसिडरेशन है, ये आपकी इफेक्टिवली सेल कंसिडरेशन। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितनी थी, 100, तो 250 रुपए आपका कैपिटल गेन माना जाएगा। समझ आया? जितने में आपने बेचा, बेचा तो क्या सॉरी, कंपनी बंद हो गई तो जितने पैसे आपको मिले उसमें से उसमें से आपका कुछ पोर्शन डीम डिविडेंड में जाएगा, बाकी का पैसा आपको सेल कंसिडरेशन माना जाएगा वर्सेस जो भी आपकी कॉस्ट थी। तो उसी के अराउंड यहाँ पे मेंशन है। जो आपको पैसे मिले, कुछ असेट्स मिले, तो कुल मिला के जितने मिले, जो मेरे एग्जांपल में 500 थे, अब इसमें से कुछ अमाउंट डीम्ड डिविडेंड मान लिया गया। कितना, सपोज 150 रुपीज। क्वेश्चन आपको डेटा देगा, तो ये तो सीधा टैक्सेबल हो गया आईएफओएस में। जो बच गया वो आपके हाथ में सेल कंसिडरेशन मानी जाएगी। अब देखेंगे आपकी कॉस्ट कितनी थी, मान लीजिए 100 रुपीज, तो 250 रुपए आपके हाथों में कैपिटल गेन टैक्सेबल होगा। तो ये एक पोर्शन था, ये थोड़ा टेक्निकल है, इसको ध्यान से देखिएगा। बायबैक, बायबैक के रूल हर 3-4 साल में ये लोग बदलते रहते हैं, बट आपके लिए वो बातें रेलेवेंट नहीं है। अगर सिंपल भाषा में बताता हूं, फिर अभी पढ़ेंगे। अगर कंपनी ने शेयर्स को बायबैक करा है, ऊपर था कंपनी बंद हो गई, यहां पे बंद नहीं हुई, कंपनी ने शेयर्स को बायबैक करा है, तो जितने भी पैसे आपको मिले, इफेक्टिवली कंपनी ने बायबैक किया तो उसने आपको पैसे दिए, जितने भी पैसे आपको मिले वो सारे के सारे पैसे आपके हाथ में डिविडेंड इनकम में जाएंगे। 222F नाम से एक सेक्शन है, ठीक है। जितने भी आपको पैसे मिलेंगे वो सारे के सारे आपके हाथों में इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाएंगे। तो सपोज आपने 100 रुपए में खरीदा था, 500 रुपए में कंपनी ने बाय बैक कर लिया, पूरा का पूरा 500 रुपए आपका आईएफओएस डिविडेंड इनकम में टैक्सेबल होगा। अब बोलेंगे यार 100 में तो खरीदा ही था मैंने, 500 माइनस 100 400 कर लो ना, पूरा 500 रुपए, यार ये तो नुकसान हो गया। हाँ, ये जो 100 रुपए जो आपकी एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन थी, जिसका आपको कोई बेनिफिट नहीं मिला, ये आपको कैपिटल लॉस के रूप में मिलेगा, डिपेंडिंग ऑन शॉर्ट टर्म या फिर लॉन्ग टर्म। और जैसा आपको अदरवाइज पता होगा, कैपिटल लॉस जो है वो सिर्फ और सिर्फ कैपिटल गेन के साथ ही सेट ऑफ होता है। तो आइए देखें, तो जब बायबैक किया तो कंपनी के हाथों में कोई टैक्स ट्रीटमेंट नहीं है, ओके। 222F में एनी पेमेंट बाय द कंपनी और बायबैक ऑफ शेयर इज ट्रीटेड एज डीम्ड डिविडेंड टैक्सेबल अंडर आईएफओएस। तो वो डीम्ड डिविडेंड में टैक्सेबल होता है, आईएफओएस के अंदर टैक्सेबल होता है।
दो आपको अब देखेंगे कैपिटल गेन क्या है, तो सेल कंसिडरेशन तो इफेक्टिवली जीरो है, कुछ मिला ही नहीं आपको, जो मिला वो तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर चला गया। तो जो आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन थी वही आपका हमेशा शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस में माना जाएगा। बाकी जैसा आपको अदरवाइज सेट ऑफ वाले चैप्टर से पता है, 8 सालों तक ये कैरी फॉरवर्ड एटसेट्रा होता है। ऑल राइट, चलिए अब आइए वन ऑफ द लास्ट टॉपिक्स बट वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जेम्पशंस फ्रॉम कैपिटल गेन। हो सकता है आप लोगों ने भी अपने आसपास सुना हो, कोई आपसे पूछे यार घर बेचा है, अब कोई घर लेंगे तो कोई कैपिटल गेन में बेनिफिट है क्या? है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन डाउट जो आपके दोस्त और रिलेटिव्स भी आपसे पूछेंगे, तो इस पे यू माइट वांट टू डू सम एक्स्ट्रा फोकस। एग्जेम्पशन फ्रॉम कैपिटल गेन्स, कुल मिला के सरकार ये चाहती है, ओवरऑल ये 4-5 सेक्शन है कि अगर आपने कोई एसेट बेचा है तो वो पैसे उड़ाओ मत, वो पैसे कहीं और इन्वेस्ट कर दो। ये चीज सरकार इनकरेज करना चाहती है और उसको इनकरेज करने के लिए सरकार ने ये सेट ऑफ सेक्शंस बनाए हैं। सारे काफी सिमिलर सेक्शंस हैं। ओवरऑल मैं आपको एक पिक्चर एक्सप्लेन करता हूँ। ओवरऑल आपसे क्या उम्मीद है सरकार को कि आपने कोई कैपिटल एसेट बेचा, अब आप उसके जो भी कुछ टाइम में नया कैपिटल एसेट खरीद लो, तो आपको जो पिछले कैपिटल एसेट पे जो गेन हुआ था वो अब आपको टैक्स उस पर नहीं देना पड़ेगा, इस टाइप की बात है। और जो नए एसेट है उन पे टिपिकली एक लॉक इन पीरियड होता है कि 3 साल या इतने इतने टाइम के अंदर आप उन्हें बेच नहीं सकते। इस टाइप की ओवरऑल बातें। तो उस वाले सीरीज में ये पहला सेक्शन है, सेक्शन 54, ये याद रखिएगा। 54, रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी बेच के, घर बेच के अगर आप वन रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी इन इंडिया खरीद लेते हो तो आपको पिछले वाले पे जो गेन हुआ वो एग्जाम्प्ट कर दिया जाएगा। नया घर कितने का लेना है, जितने का भी आपको कैपिटल गेन हुआ उतना या उतने से ज्यादा का ले लो तो पूरा एग्जेम्प्ट हो जाएगा। उससे कम का लोगे तो जितने का लोगे उतने का एग्जेम्प्ट कर दिया जाएगा। आइए जरा देखें, एग्जेम्पशन फॉर रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी ये सिर्फ इंडिविजुअल और एचयूएफ को ही मिलता है। आपने रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी बेची हो, बीइंग लैंड एंड बिल्डिंग, फिर नेचर शुड बी लॉन्ग टर्म, ध्यान रखिएगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बेच के आपको नहीं मिलता 54 का बेनिफिट। क्या खरीदना है? वन रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी इन इंडिया। लेकिन अगर आपका गेन 2 करोड़ तक है तो आप लाइफ में एक बार एक की जगह 2 घरों में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। तो वैसे आपको वन रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी इन इंडिया खरीदनी है, लेकिन अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 2 करोड़ के अंदर अंदर है तो आप एक की जगह 2 घर भी खरीद सकते हो। ये सिर्फ एक बार कर कर सकते हो। टाइम लिमिट, अगर खरीद रहे हो तो 1 साल पहले या 2 साल बाद में खरीदो, और अगर कंस्ट्रक्ट कराया है तो 3 साल बाद तक। ये आपको डेट ऑफ ट्रांसफर से गिनना है, फाइनेंशियल ईयर वगैरह का कुछ काम नहीं है इसमें। कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम, आप सोचिए आपके पास इफेक्टिवली 2-3 साल का टाइम है नया घर खरीदने को, लेकिन रिटर्न तो 31 जुलाई वगैरह तक भरनी होती है। तो कैसे पता चलेगा सरकार को? तो आप अगर इसी साल खरीद लिया नया घर तो ठीक है, अगर इस साल नया घर नहीं खरीदा तो वो पैसे कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में जमा करा लो। तो जितने पैसे आप जमा कराओगे उतना मान लिया जाएगा डीम्ड टू बी इन्वेस्टेड, कि यहाँ पे इतने पैसे आपने डाल दिया। ठीक है। एग्जेम्पशन अमाउंट, जैसा कि मैंने आपको बताया, जितने अगर आपने कैपिटल गेन या उससे ज्यादा के डाले तो फिर पूरा एग्जेम्प्ट, कैपिटल गेन से कम के डाले तो जितना डाला उतना एग्जेम्प्ट। इसमें एक चीज है, ध्यान रखिएगा प्लीज, अगर नया घर 10 करोड़ से ज्यादा का लिया है तो वो 10 करोड़ का ही माना जाएगा। इसको ध्यान रखिएगा प्लीज, आगे एक 54F में भी ये बहुत काम आएगा। तो अगर आपने नया सेट 10 करोड़ से ज्यादा का लिया है तो वो 10 करोड़ का ही माना जाएगा, फुल स्टॉप। प्लीज इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा। लॉक इन पीरियड, नए असेट पे 3 साल का लॉक इन पीरियड है, जो नया घर है आप 3 साल तक नहीं बेच सकते। फिर इसके बाद है 54B, एग्जेम्पशन फॉर अर्बन एग्रीकल्चर लैंड। रूरल एग्रीकल्चर लैंड तो कैपिटल असेट ही नहीं है, जैसा कि आपको ध्यान होगा। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अर्बन एग्रीकल्चर लैंड की। तो अगर आपने अपनी अर्बन एग्रीकल्चर लैंड बेची और एटलीस्ट 2 ईयर से आप या आपकी फैमिली उसे एग्रीकल्चर कामों में यूज कर रहे थे, और वो बेचने के 2 साल के अंदर अंदर आपने एग्रीकल्चर लैंड इन इंडिया खरीद ली, चाहे अर्बन खरीद ली चाहे रूरल खरीद ली, तो वो आपका एग्जेम्प्ट कर दिया जाएगा। इस पे भी नए वाले पे 3 साल का लॉक इन पीरियड है, जैसे पिछले वाले के अंदर भी 3 साल का लॉक इन पीरियड था। फिर इसके बाद है 54D, इंडस्ट्रियल लैंड एंड बिल्डिंग। आपकी इंडस्ट्रियल लैंड एंड बिल्डिंग कंपल्सरीली एक्वायर हो गई, तो वही एटलीस्ट 2 साल, पूरे 2 2 साल से वो बिजनेस यूज में थी,
एंड अगेन आपको ट्रांसफर के 3 साल के अंदर अंदर न्यू लैंड एंड बिल्डिंग परचेज कर लेनी है, तो आपको जितना भी गेन हुआ था वो एग्जाम कर दिया जाएगा, प्रोवाइडेड गेन जितना हुआ उतना है, उतने से ज्यादा का लिया, उससे कम का लिया तो आपने जितने का लिया उतने का एग्जाम कर दिया जाएगा। इस पे भी 3 साल का लॉक इन पीरियड है। 54 EC बहुत इंपॉर्टेंट है, 54 EC भी प्लीज याद रखिएगा। 54 EC होता है स्पेसिफाइड बॉन्ड्स वाला, स्पेसिफाइड बॉन्ड्स वाला। ये सिर्फ लैंड एंड बिल्डिंग वगैरह पे मिलता है। तो लैंड एंड बिल्डिंग आपने बेची, उस पर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ, आप 54 EC का बेनिफिट उठा सकते हैं। क्या है 54 EC में? आपको स्पेसिफाइड बॉन्ड्स ऑफ NHAI RECL वगैरह वगैरह में इन्वेस्ट करना है। ये वो बॉन्ड्स होते हैं जिनपे 5 years का लॉक इन पीरियड होता है। कितने टाइम में इन्वेस्ट करना है? बाकियों में तो बहुत 2-3 साल का टाइम है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे सिर्फ 6 months का टाइम है। ट्रांसफर के 6 months का ही आपके पास टाइम है, ट्रांसफर के 6 months के अंदर अंदर इन्वेस्ट किया। अच्छा चलो, कितना इस पे अपर कैप भी है, कितनी? 50 लाख की। तो ये मैक्सिमम 50 लाख तक ही मिलता है। आइए देखें। तो असेसी इज एनी पर्सन, ट्रांसफर्ड असेट इज लैंड और बिल्डिंग और बोथ, नेचर इज लॉन्ग टर्म, इट हैज टू बी लॉन्ग टर्म। क्या आपको एक्वायर करना है? ये स्पेसिफाइड बॉन्ड्स एक्वायर करने हैं। इस पे ये मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट कितनी है? 50 लाख की, और इनका लॉक इन पीरियड होता है 5 साल। ये फिगर्स इंपॉर्टेंट है, प्लीज ध्यान रखिएगा। फिर टाइम लिमिट, आपको ट्रांसफर करने के 6 months के अंदर अंदर खरीदना है। एंड एग्जामेशन वही सेम, नए वाले पे 5 साल का लॉक इन पीरियड है। 54 EC बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज ध्यान रखिएगा। 54F भी इंपॉर्टेंट है, बाकियों से बहुत डिफरेंट है। इस पे पढ़ते ही एक वर्ड हमें ध्यान आना चाहिए, प्रोपोर्शनेट। तो एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, प्रोपोर्शनेट। क्या है ये? देखिए बाकी सब में क्या था, टिपिकली जितना गेन हुआ उतना या उतने से ज्यादा लगाओ, सारा एग्जाम्प्ट। गेन से कम लगाओ तो जितना लगाओ उतना एग्जाम्प्ट। एक चीज, थोड़ा सा एक एग्जाम्पल बना के मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। मान लीजिए आपकी सेल कंसिडरेशन है 100 लाख, आपका परचेज प्राइस था 60 लाख, तो 40 लाख रुपए का आपको गेन था। बाकी सारे सेक्शन में आपको मोस्टली 40 लाख रुपए लगाने हैं, 40 लाख लगाए तो पूरा एग्जेप्ट। जबकि सोचो मिले तो अभी 100 लाख होंगे, परचेज कॉस्ट तो कब लगी थी? आज के दिन मिले तो 100 लाख है, उसमें सिर्फ 40 लाख लगाओ, पूरा गेन एग्जेप्ट। सरकार कहती है ना, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे सरकार कहती है बेटा मिले तो तेरे को 100 लाख है, पूरे 100 लाख लगा। पूरे 100 लाख लगाएगा तब जाके मैं तेरे को 40 लाख एग्जेम्प्ट करूंगी। 100 लाख लाएगा तो 100 लाख नहीं एग्जेम्प्ट करूंगी, 100 लाख का तो गेन ही नहीं है तेरा। गेन 40 लाख है बेटा, लेकिन लगाने पड़ेंगे तेरे को 100 लाख। तो तू पूरे 100 लाख लगाएगा तो 40 लाख एग्जेम्प्ट होंगे। तो 100 लाख या 100 लाख से ज्यादा लगाओ तो सारा एग्जेम्प्ट, कम लगाओ तो प्रोपोर्शनेट एग्जेम्पशन मिलती है। मान लो क्वेश्चन में दिया आपने सिर्फ 80 लाख लगाए, अब तो अब आपको उसी हिसाब से प्रोपोर्शनेट एग्जेम्पशन मिलेगी। इस चीज का आप लोग प्लीज ध्यान रखें। आइए पढ़ा, ये इंपॉर्टेंट है। तो असेसी इज इंडिविजुअल और HUF। ट्रांसफर्ड असेट हैज टू बी लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट अदर देन रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। क्योंकि घर बेच के घर खरीदना तो हमने अदरवाइज 54 में पढ़ लिया। यहाँ पे क्या होता है, कोई और लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट बेच के अगर आप घर खरीदते हैं तो ये अवेलेबल होता है। नेचर हैज टू बी लॉन्ग टर्म, असेट टू बी एक्वायर्ड वन रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी इन इंडिया, वही -1 +2 +3 ईयर्स जो 54 में था। एग्जेम्पशन अमाउंट, ये इंटरेस्टिंग है, ये वो प्रोपोर्शनेट वाली बात है। इधर भी वो 10 करोड़ वाली बात है। अगर नया घर आपने 10 करोड़ से ज्यादा का लिया तो वो 10 करोड़ का ही माना जाएगा। अगर आपने नया घर 10 करोड़ से ज्यादा का लिया भी है तो वो 10 करोड़ का ही माना जाएगा। प्लीज इस चीज का ध्यान रखिएगा। लॉक इन पीरियड 3 साल और है। तो एक तो ये कि इस जिस दिन आपने ये नया एसेट एक्वायर किया, उस मतलब दिस न्यू हाउस कैन एट मैक्स बी योर सेकंड हाउस। अगर आपके पास ऑलरेडी 0 हाउस था, ठीक है, ऑलरेडी 1 हाउस था, ठीक है, ऑलरेडी 2 हाउस थे, तो आपको 54F का बेनिफिट नहीं मिलेगा। एट मैक्स दिस न्यू हाउस कैन बी योर सेकंड हाउस। ऑल्सो ये घर खरीदने के 2-3 साल के अंदर आप नया एक तीसरा चौथा घर भी नहीं कर सकते। तो ये भी कुछ इसमें कंडीशंस होती हैं, ध्यान रखिएगा प्लीज। 54F इंपॉर्टेंट है। तो कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम ठीक है, ये सब ठीक है। फिर इसके बाद आए टैक्स रेट्स ऑन कैपिटल गेन। टैक्स रेट्स ऑन कैपिटल गेन, ये हमने बात करें टैक्स निकालने के अराउंड। अब है कि उस पर टैक्स रेट क्या लगेगा। तो इसमें सबसे पहले है इधर सेक्शन 112A। 112A ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है, हमें याद
रखने हैं. दिस इज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन एसटीटी पेड शेयर्स. दिस इज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन एसटीटी पेड शेयर्स. एसटीटी होता है सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स. ये इफेक्टिवली वो ट्रांजैक्शन होते हैं जो एक रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पे करे जाते हैं. तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन एसटीटी पेड शेयर्स. क्या है टैक्स रेट? 1,25,000 तक नील है. 1,25,000 तक नील है. उसके बियॉन्ड जो गेन होगा उस पर 12.5% है. तो मान लो किसी क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 112A का गेन है 2 लाख रुपए, तो 1.25 लाख तक नील, बाकी के जो 75,000 बच गए उस पे 12.5%. इस तरीके से टैक्स निकाला जाता है. 23 जुलाई से पहले का इन जनरल आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. 1% चांस है कि ये परेशान करेगा आपको, तो अभी आप उस पर ज्यादा टेंशन मत लीजिए प्लीज. IFSC, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर, गिफ्ट सिटी, ये कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पे फॉरेनर्स वगैरह ट्रेड करते हैं. इनको एनकरेज प्रमोट करने के लिए सरकार ने यहाँ से एसटीटी हटा दिया है. तो एसटीटी ना होने के बावजूद इन लोगों को बेनिफिट मिलेगा. ठीक है. फिर डिडक्शन अंडर दिस, रिबेट नॉट अलाउड अंडर दिस. ठीक है, ठीक है, ठीक है. अब इसमें ये जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है ना, ये बहुत इंटरेस्टिंग सी बात है. ये बहुत इंटरेस्टिंग सी बात है. बेसिकली पहले जैन 2018 वगैरह से पहले क्या होता था, आपके लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट होता था. लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट होता था. अब जैन 18 में उन्होंने अचानक से बोला अब टैक्सेबल हो जाएगा 1 अप्रैल के बाद से. लेकिन तब उन्होंने इफेक्टिवली सब लोगों के, ठीक है. तो ओवरऑल ये जो बातें हैं ये किन पे अप्लाई होंगी? सिर्फ उन्हीं शेयर्स वगैरह पे जो 1/2/18 से पहले से थे. इन पे अगर 112 होगा तो ये काफी टेक्निकल सी बात है. आइए जरा ध्यान से देखें. फॉर इक्विटी शेयर्स और म्यूचुअल फंड बिजनेस ट्रस्ट यूनिट्स एक्वायर्ड बिफोर 1/2/18 एंड ट्रांसफर्ड ऑन और आफ्टर 1/4/18, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितनी होगी? आपको एक पकड़नी है एफएमवी एज ऑन जैन 18, एफएमवी एज ऑन जैन 18 या सेल कंसिडरेशन में से लोअर, और ये जो वैल्यू है ये, और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में से विच एवर इज हायर. क्या बोला मैं? जैन 18 की फेयर मार्केट वैल्यू लो, मिल जाएगी क्वेश्चन से, या जो सेल कंसिडरेशन थी वो लो, इनमें से विच एवर इज लोअर, ये वैल्यू लो, और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लो विच एवर इज हायर. तो ये आपकी इफेक्टिवली कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बन जाएगी. तभी अप्लाई होगा जो Feb 18 से पहले से आपके पास शेयर्स हो. कैसे निकालनी है? बहुत ही लॉजिकल सी बात है. आपको क्वेश्चन में डेटा दिया होगा, आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है. इक्विटी ओरिएंटेड फंड क्या होता है, इसका आपके लिए कोई काम नहीं है. तो ये आपका था सेक्शन 112A. इंपॉर्टेंट है. ऊपर वाली बात भी इंपॉर्टेंट है और ये नीचे वाली बात भी इंपॉर्टेंट है. दोनों को प्लीज ध्यान से देखिएगा. अब इसके बाद आते हैं 111A. 111A इज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन एसटीटी पेड शेयर्स. शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन एसटीटी पेड शेयर्स, इट इज टैक्सेबल एट द रेट ऑफ 20%, फ्लैट 20%. ठीक है. तो 112A लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन एसटीटी पेड शेयर्स, 111A शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन एसटीटी पेड शेयर्स. ऑलराइट. बाकी के जो हैं, तो बाकी का जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है वो नॉर्मल रेट्स पे टैक्सेबल होता है. बाकी का जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है वो नॉर्मल रेट पे टैक्स होता है, मतलब स्लैब रेट पे टैक्स होता है. और बाकी का जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है वो होता है सेक्शन 112 के तहत टैक्स. उसमें टैक्स रेट प्रिस्क्राइब्ड है 12.5%. आइए पढ़े. तो बिफोर वाला अभी के लिए रहने दो. बाकी के असेट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 सेक्शन होता है, उसके तहत 12.5% पे टैक्सेबल है, और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन नॉर्मल यानी कि स्लैब रेट से टैक्सेबल. अब एक एक वन ऑफ द लास्ट भसड़ है आपके लिए. मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि 23 जुलाई 24 के बाद से उन्होंने इंडेक्सेशन हटा दी. अब इंडेक्सेशन हटाना वाज नॉट द मोस्ट लॉजिकल स्टेप, बट ठीक है. शॉर्ट में आपको मैं बताऊं, तो अगर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है जो किसी के पास 23 जुलाई 24 से पहले से थी, गेन तो आप वैसे ही निकालेंगे बिना इंडेक्सेशन के, जितने में बेचा जितने में खरीदा था, फुल स्टॉप. टैक्स निकालने में आपको दो चीजें करनी पड़ेगी. टैक्स निकालने में एक है विदाउट इंडेक्सेशन, जो आप अदरवाइज करते हैं. विदाउट इंडेक्सेशन निकालो, कितने में बेचा माइनस कितने में खरीदा, गेन आ गया. उसके ऊपर 20%, सॉरी उसके ऊपर 12.5%. लेकिन एक और है विद इंडेक्सेशन, कि कितने में आपने बेचा माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इंडेक्स करने के बाद.
ये जो आपका गेन आया, आप सोचो ये गेन थोड़ा कम आएगा क्योंकि कॉस्ट बढ़ गई आपकी। अब ये जो आया इसका 20%, तो एक फिगर आपकी निकलेगी ये, विद इंडेक्सेशन 20%, विदाउट इंडेक्सेशन 12.5%, इनमें से लोअर ऑफ द टू का टैक्स जाएगा। ये निकालने में इसका कोई रेपरकशन नहीं है, टैक्स निकालने में इसका रेपरकशन। ठीक है, प्रोविजो ये आपके लिए रेलेवेंट नहीं है, इसको आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये है एक बेनिफिट ऑफ बेसिक एग्जाम्पशन। आइए इसके अराउंड मैं आपको हल्का सा एक्सप्लेन करूं। मान लीजिए आपको 112 का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है, जो मैंने आपको अदरवाइज बताया कि 12.5% पे टैक्स होता है। अब ओल्ड स्कीम की बात करते हैं। ओल्ड स्कीम में आपको पता है कि बेसिक एग्जाम्पशन का स्लैब है 2.5 लाख रुपए। तो आप ये मान के चलते हैं 2.5 लाख रुपए तक मुझे टैक्स देने की नीड नहीं है। बिल्कुल ठीक बात है। मान लीजिए आपकी इनकम है 10 लाख रुपए, कोई सैलरी इनकम है, और आपकी 5 लाख रुपए 112 की इनकम है। तो इस पे आप स्लैब रेट से निकाल लेंगे और 112 पे आप 12.5% से निकाल लेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, कंप्लीटली फाइन, नो इशू। अब मैं फिगर्स थोड़ी सी चेंज कर दूं। अब मैं फिगर्स बोलूं कि सैलरी इनकम है 1 लाख रुपीज और 112 की इनकम है 5 लाख रुपीज। आप शायद बोलेंगे सेम चीज कर दो, लेकिन नहीं। इस पे अगर तुमने स्लैब लगाया तो जीरो टैक्स, और इस पे पूरे पे लगा दोगे 12.5%, तो मेरे प्यारे बच्चों, जो 2.5 लाख रुपए आप एक्सपेक्ट करते हो कि 2.5 लाख रुपए पे टैक्स नहीं दूंगा, वो तो बेनिफिट मिला ही नहीं आपको। सिर्फ 1 लाख पे बिना टैक्स दिए बच गए ना, बट बाकी भी तो बचाना चाहोगे। तो ऐसे विजुलाइज करो, बेसिक एग्जाम्पशन की लिमिट जितनी एक बाल्टी है, यानी 2.5 लाख की एक बाल्टी है, 2.5 लाख कैपेसिटी की एक बाल्टी है। अभी सैलरी ने उसको सिर्फ 1 लाख रुपए तक भरा है, लेकिन इसकी कैपेसिटी तो 2.5 लाख है। तो तुम इसमें से रिफिल कर दो। कितनी की जगह है इसमें? 1.5 लाख की। 1.5 लाख रुपए उठा के यहां से यहां ट्रांसफर कर दो, तो बच गए आपके 3.5 लाख रुपए। सिर्फ 3.5 लाख पे ही आपको 12.5% से टैक्स देना पड़ेगा, बाकी पे आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो ये आपका एक क्विक रिवीजन था ऑफ द चैप्टर कैपिटल गेन्स। बाकी क्वेश्चन वगैरह भी करवा रखे हैं मैंने। आई होप दिस वाज ओवरऑल हेल्पफुल, एंड इफ इट वाज हेल्पफुल प्लीज लीव अ लाइक एंड अ शॉर्ट कमेंट दैट ओवरऑल हेल्प्स अस, एंड बाकी विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।